कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं अब्दुल्ला। तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया। बिहार चुनाव के संग्राम के एक और अध्याय का समापन आज हो गया। जी हां, 5 चरणों के लिए बिहार चुनाव के तीसरे चरण के मतदान जो है वो शाम 5 बजे खत्म हो गए। चुनाव का ये थर्ड फेज कई मायनों में अहम माना जा रहा था। चुनावी रण में उतरी पार्टियां इस चरण को निर्णायक चुनाव की नजर से भी देख रही थी और शायद यही वजह है कि 6 जिलों की 50 सीटों पर हुए इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी रही। कई दिग्गजों के साथ साथ बाहुबलियों की किस्मत का फैसला फिलहाल ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन इस दौरान कुछ घटनाओं ने भी इस चरण को चर्चा का विषय बना दिया। बिहार चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और 5 चरणों में से तीसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया। तीसरे फेज की वोटिंग में बिहार के 6 जिलों के 50 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 14,170 मतदान केंद्रों पर लोगों ने वोटिंग किया। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे कुल 53.32% वोटिंग हुई। शाम के 4 बजे तक बिहार चुनाव में कुल 50% वोटिंग हुई थी। तीसरे फेज की वोटिंग में सारण में 49.99, बक्सर में 55.18, वैशाली में 52.87, भोजपुर में 50.89, पटना में 46.50 और नालंदा में 47.24% पोलिंग हुई थी। वोटिंग को लेकर दिन में दिखा उत्साह पूरे दिन बरकरार नहीं रह सका। तीसरे फेज का ये चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा था। वहीं कुछ घटनाओं की वजह से भी ये चरण चर्चा में रहा। वोटिंग के लिए एक तरफ पुख्ता इंतजामों के दावे किए जा रहे थे, लेकिन इन दावों को उस वक्त झटका लगा जब बख्तियारपुर के पोलिंग बूथ पर एक बंदर ने 6 लोगों को काट लिया। ये पोलिंग बूथ बेहद हाई प्रोफाइल है क्योंकि खुद सीएम नीतीश कुमार को यहाँ वोट देने आना था। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वोट डालने पहुँचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके में स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण कुछ लोग अपनी बात नीतीश के सामने रखना चाहते थे। नीतीश वोट डालकर जाने लगे, लेकिन उन्होंने लोगों से बात नहीं की। इसके बाद वहां मौजूद लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। नीतीश के साथ साथ कई और नेताओं को भी जनता का विरोध झेलना पड़ा। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल रामकृपाल यादव बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे। फिलहाल तीसरे चरण के चुनाव का समापन हो चुका है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। लेकिन सत्ता की कुर्सी पाने की किसकी मुराद पूरी होती है और किसकी नहीं, इसका खुलासा 8 नवंबर को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने की मंशा पूरी करने के लिए अपनी सारी ताकत भी झोंक दी है। तीसरे चरण के इस चुनाव में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों की कुल 808 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे थे। सभी पार्टियों की बस एक ही चाहत है कि चुनाव मैदान में उतरे उनके सभी उम्मीदवार अपनी अपनी सीट पर जीत हासिल कर सके। तो आइए देखते हैं कि इस चरण में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे थे जो ईवीएम में कैद हो चुका है।
बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 47 उम्मीदवार हैं, 34 उम्मीदवार बीजेपी के उतारे गए हैं तीसरे चरण में। समाजवादी पार्टी 31 उम्मीदवार उसने मैदान में उतारे हैं। वहीं सीपीआई की बात की जाए तो 27 उम्मीदवार उसके भी इस मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 25 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव 24 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीपीआई 19 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तीसरे चरण में 18 उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे गए हैं। 10 उम्मीदवार जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, 7 उम्मीदवार कांग्रेस के थे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात की जाए 4, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात की जाए तो 276 जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय इस चुनावी मैदान में थे। तो कुल मिलाकर 808 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं तीसरे चरण के लिए। तो तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और तकरीबन जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है 53.32% वोटिंग हुई है। तो तीसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया है और खत्म होते होते अगर बात की जाए मतदान की तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार की जनता की बात की जाए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसने। महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, आगे आए, मतदान दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया और जो उनके जहन में था किस नेता को चुनना है, उन्होंने उस नेता की किस्मत को ईवीएम में आज कैद कर दिया है। 53.32% मतदान आज हुआ है तीसरे चरण के लिए। 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान हुए। कई अहम लोग हैं जिनकी आज किस्मत दांव पर लगी थी। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की किस्मत आज दांव पर लगी। नितिन नवीन की बात की जाए बाकीपुर की तरफ से बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, लगातार विधायक रहे हैं बाकीपुर से। नंद किशोर यादव की बात की जाए 5 बार के विधायक रह चुके हैं पटना साहिब से। इधर अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप की बात की जाए या फिर तेजस्वी की बात की जाए, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, तो इन सब की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। पता लगेगा 8 तारीख को कि इनका जो फैसला है, जो किस्मत है, उसका फैसला क्या होगा। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तीसरे चरण के चुनाव को लेकर। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार भी देखने को मिली है। हमारे साथ राजीव रंजन जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे 7 उम्मीदवार आपके भी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, क्या लग रहा है आपको? अब्दुल जी, इस बार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है। लोगों को जो 2014 में बिहार की जनता के साथ पूरे देश की आवाम एक गलत अफवाह पे भटक गई थी, उसका जो है पूरा का पूरा जो है सो उन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बिहार के चुनाव में मोदी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाएगा। मोदी सरकार के बहकावे में नहीं आया जाएगा, उनके जुमलों में नहीं आया जाएगा और पूरी तरीके से महागठबंधन को विजय दिलाया जाएगा। आप अब देख दो चरणों के चुनाव हो चुके थे और आपने देखा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनके कितने रैलियां रद्द करी गई हैं। आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, आप कह रहे अच्छा होगा ठीक है होगा, लेकिन क्या ये माना नहीं जा सकता है कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो मतदान हो रहे हैं और जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पसीने निकाल रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं कि हाँ ये जो वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है वो कहीं हमारे लिए नुकसानदायक ना हो जाए। अब्दुल, आप वोट परसेंटेज बढ़ने की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो जरूर ये थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन आप अब पिछले बाकी सारे चुनावों को देखते हुए अगर इस बात को लोकसभा के चुनाव से कंपेयर किया जाए तो पूरे देश में 66
परसेंट वोट शेयरिंग गई थी। और अभी आप पिछले तीनों चरणों के चुनाव को देखें तो 56% पहले फीसदी में हुआ था, दूसरे चरण में 50% के आसपास, और तीसरे चरण में आपने देख लिया कि 53% वोट परसेंटेज जो है सो इस बार गया है। मैं ये नहीं कहता कि ये कम है, लोगों ने ठीक है, कम नहीं है, और लेकिन ये भी आपको पता होगा ना राजीव जी, आप खुद जानते होंगे कि वोट शेयर जो बढ़ रहा है, जो वोट परसेंटेज जो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि हाँ, जो एनडीए है, जो बीजेपी है, जो लगातार रैलियां हो रही हैं मोदी की, और उस रैलियों में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, और जो बिहार की जनता है वो उसने कहीं ना कहीं ये मन बनाया है कि हाँ उसको बदलाव चाहिए है, वो कहीं ना कहीं ये आपको भी लग रहा है कि हाँ ये जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि हम पिछले मुकाबले की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, तो इस बार बिहार में जितने भी अभी तक चरण हुए हैं, 3 चरण, उसमें वोट का प्रतिशत बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि कहीं ये एनडीए के फेवर में ना चला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं पिछले 2009 के 9-10 के चुनाव से, बिहार इलेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। पर अब इस बार के इलेक्शन को, इस बार के चुनाव को आप देखें तो लोकसभा से अगर हम कंपेयर करते हैं या बाकी के अदर स्टेट्स में जो चुनाव हुए थे, चाहे महाराष्ट्र को ले लें, आपको ये नहीं लग रहा है हरियाणा को ले लें, ये बताइए अच्छा राजीव जी, आपको ये लग रहा है कि ये आपके फेवर में जाएगा वोट प्रतिशत जो बढ़ा, या फिर एनडीए के फेवर में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं, और अब तो उन्होंने हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ना पड़े इसकी कवायद शुरू कर दी है। आप देखें, अब आप देख लीजिए कि उनके पोस्टर्स, अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर्स पूरे बिहार से हटाए जा रहे हैं, उनकी रैलियां रद्द करी जा रही हैं, और वहां के लोकल नेता सुशील मोदी जी को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है। बिहार में राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए। वैसे राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, राजीव रंजन जी, जेटली साहब है हमारे साथ, बीजेपी के नेता, फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जेटली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। जेटली साहब। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जेटली साहब, तीसरे चरण का मतदान हुआ है, 53.32% मतदान हुआ है, बड़ा है वोट शेयर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी सुन रहा था हमारे भाई साहब जो बात रख रहे थे कांग्रेस के। हाँ। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो गुणा भाग अर्थमेटिक्स है, इससे हम बाहर निकल चुके हैं। बिहार की जनता बिहार के जंगल राज अलायंस से बहुत सुखी थी। बिहार में जो कुनीतियों के चलते गठबंधन हुए थे, जिन गठबंधन हुए थे, उससे दुखी थी। बिहार में चाहे एक वोट पड़े, चाहे 1% पड़े, चाहे 80% पड़े, जो भी वोट है वो विकास को पड़ा है। और विकास का नाम अगर कहीं पे लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास नीति के साथ लिया जाता है, उनके विजन के साथ लिया जाता है। बिहार की जनता अब इस तरीके के जंगल गठबंधन से बाहर निकलकर विकास की दिशा में आगे जाना चाहती है। विकास की दिशा में आगे जाने के लिए बिहार की जनता ने अपने कदम उठा लिए हैं, वो आगे बढ़ चुकी है। अब इन कई तरीके के जो गठबंधन जो हुए थे बिहार के अंदर, जिसमें एक ऐसा दल था जिसने देश को लूटा, एक ऐसा दल था जिसने बिहार को लूटा। लेकिन राजीव रंजन साहब ये कह रहे हैं कि आप जो है अब हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर ना फोड़े, क्योंकि अब बिहार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, ये कहना है राजीव रंजन जी, कांग्रेस के नेता हैं जो, वो ये कह रहे हैं आपसे कि सुशील मोदी को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ ऐसा ही कहा है अभी, क्या कहेंगे आप? क्या साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप हार रहे हैं? देखिए, ये मन बहलाने के लिए गाली भी, ख्याल भी अच्छा है। राजीव जी, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान, आप एक बात जरूर बोलना चाहता हूं। आपके पार्टी के ही वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी का बयान ले लीजिए, या आप बिहार के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी को ले लीजिए। उन्होंने तो नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष तक कह दिया है कि विकास, बिहार का विकास नीतीश कुमार जी ने बहुत किया है, और उनके विकास को आप चैलेंज करने की कोशिश करें, आप नेगेटिव पॉलिटिक्स में ना जाएं। इन्होंने तो क्लियर कहा है। आप उनसे, जो आपके नेता है, बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का वाहक बनकर जब तक हमारे साथ अलायंस में रहे थे नीतीश कुमार जी ने किया था। अब वो जो वाहक बने हैं वो लालू जी की नीतियों के बने हैं, वाहक जो बने हैं वो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीतियों के बने हैं। और बिहार की जनता इस बात को बेहतर समझती है
कि आज नीतीश कुमार जी किसका साथ लेकर चल रहे हैं, किसके साथ उनका गठबंधन है, और जिनके साथ उनका गठबंधन है उन्होंने इस देश के साथ क्या देखिए किया। राजीव जी, आप लोग 2014 में चुनाव जीते थे। मैं आज भी आपको जो है सो इसके लिए कांग्रेचुलेट करता हूं, ठीक है। लेकिन वो एक आपने एक हवा बनाई थी, एक झूठे वादे करे थे। 15 लाख मोदी जी ने कहा कि 15 लाख आ जाएंगे, सबको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, बहुत सारी जुमलेबाजियां करी गई थी और सबको बाद में जो है सो जुमला करार दे दिया गया था। अब ये बिहार की जनता ने दिल्ली की तरह, दिल्ली के तर्ज पे जिस तरीके से जो है सो नरेंद्र मोदी को महज 9 महीने में जो बम्पर सीटों से जीत करके सेंटर में आए थे और मात्र 9 महीने के अंदर पूरी दिल्ली से उखाड़ करके फेंक दिया गया, बस वही इस बिहार में भी दोहराया जाना है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। बिहार की जनता ने मतदान में पूरी तरीके से महागठबंधन की तरफ वोट करके आपके हौसले को पस्त कर दिया गया। आपने फैसला भी सुना दिया, महागठबंधन की तरफ वोट आया। हाँ, ये मैं ये आप पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने महागठबंधन की तरफ वोट करके आप इनके आधार क्या है, मतलब किस आधार पर आप बोल रहे हैं? आधार तो तय कीजिए। आप इनके नेताओं के बयान ले लीजिए। नहीं तो नेताओं के बयान के आधार पर महागठबंधन की तरफ वोट किया। सिर्फ नेताओं के बयान को ना लें, आप देख सकते हैं कि नरेंद्र नहीं, मोदी मुझे ये बताइए राजीव रंजन जी, मुझे ये बताइए आधार क्या है जो आप कह रहे हैं कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ वोट किया? लोगों ने नरेंद्र मोदी जी, आप तो यही फैसला सुना रहे हैं, 8 तारीख का वेट ही नहीं कर रहे हैं आप तो। अब्दुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के विकास को जुमला करार देकर के खारिज कर दिया है और बिहार का विकास उन्होंने जितने नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार में विकास किया है और लोग पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के साथ। साहब, हम भी बिहार में रह के आए हैं, हमने भी वहां पर देखा है, लोग यही कह रहे हैं कि जब तक एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे तब तक विकास किया है, लेकिन जब से एनडीए के अलग हुए एनडीए से, उसके बाद विकास रुक गया है। आप इस बात पे गौर फरमाइए और थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कीजिए। ये लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हम बिहार में घूम के आए, हम बता रहे हैं। बिहार के आंकड़ों को देख लें, बिहार के। अरे साहब, जो बिहार में रह रहा है, जो जनता है, जनार्दन है, वो जब कह रहा है, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। बिहार से मैं भी हूं और मैं भी बिहार में रह रहा हूं और मैं भी देख रहा हूं, जब भी जाता हूं बिहार तो देखता हूं कि वहां किस तरीके की डेवलपमेंट हुई है और चारों तरफ सड़कें बनाई गई हैं, चारों तरफ बिजली की, उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप विकास किस चीज को कह रहे हैं? उससे तो इनकार किया ही नहीं जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास तब तक हुआ जो लोगों का कहना है वहां, क्योंकि हम जो ओपिनियन पोल हमने लिया, लोगों से बातचीत की हमने, वो यही कह रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन वो तब तक किया जब तक वो एनडीए के साथ रहे। जैसे ही अलग हो गए तो कहीं ना कहीं वो विकास धीमा पड़ गया और रुक गया। देखिए, ये सारी बातें भी भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई हैं, ऐसा इसमें कोई सत्यता नहीं है। अभी मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं, मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं। पिछले 1.5 साल से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी का अलायंस नहीं है। 1.5 साल का 2 साल आप उठा ले और आप बिहार के डेवलपमेंट का आंकड़ा उठा लें और 2 साल पहले का आंकड़ा उठा लें, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में देख लें, कहीं कोई गिरावट नहीं आई है। ठीक है, राजीव जेटली साहब, क्या ये माना जा सकता है, क्या ये कहना जिस तरह से राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, पिछले 1.5 सालों में भी हमने काम किया है, यानी कि महागठबंधन ने काम किया या इनफैक्ट नीतीश कुमार ने काम किया? सबसे पहले तो इनको ये स्पष्ट करना होगा कि ये जो गठबंधन बार बार नाम दे रहे हैं, उस गठबंधन में एक ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव लड़ने से न्यायालय द्वारा वंचित कर दिया गया क्योंकि वो पशुओं का चारा खा गए थे, और एक ऐसे गठबंधन की पार्टी है जिसने इस देश की रखी हुई थाली खा ली थी, और एक ऐसे गठबंधन के पार्टनर हैं अपने ही पार्टनर की थाली छीन लिया करते थे। इस 3 तरह के पार्टियों के मिलके जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन बिहार की प्रदेश, बिहार की राजीव जी, आप एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपने चारा खाया, आपने देश में भ्रष्टाचार करके देश के लोगों का खाना खाया, आपने अपने अलायंस के, अपने पार्टनर के साथ बेईमानी करी। हम इन बातों में अभी फिलहाल ना पड़ते हुए केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन बिहार को खा चुका था,
वो गठबंधन बिहार की जनता को बहुत बेहतर मालूम है कि किस तरीके का दल बनकर निकला है। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज जो हम बात कर रहे हैं वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग के ऊपर कर रहे हैं, और परसेंटेज ऑफ वोटिंग में बिहार की जनता को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बिहार की जनता जाति पाति में नहीं जाने वाली। बिहार की जनता जानती है कि किस किस का क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, बिहार की जनता ये भी ट्रैक जानती है। रिकॉर्ड की भी बात करेंगे, जेटली साहब ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करेंगे, राजीव रंजन साहब ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करेंगे, बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे, कांग्रेस के भी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे, इनफैक्ट महागठबंधन हो या एनडीए सबकी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे। जब एक रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला अति पिछड़े समाज का एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बिहार के अति पिछड़े बच्चे कोई भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिहार के अति पिछड़े हुए करोड़ों परिवार विकास के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार गरीब की जिंदगी को बदलने के लिए होती है। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। तो आइए, जब एक चाय वाला पूरे देश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जा रहा है, तब बिहार को इस विकास यात्रा में शामिल करने की जिम्मेदारी हमारी है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। आज जब देश भर में जाति पाति के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश हो रही है, तब उन्हीं के बीच में से एक अति पिछड़े परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बनकर देश के अति पिछड़ों, गरीबों और वंचितों की सेवा करने में जुटा हुआ है। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूं और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। यह प्रचार बंद होना चाहिए, ये झूठ बंद होना चाहिए। समाज को आशंकित भयभीत करने का खेल बंद होना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, उनको आगे बढ़ाए बिना देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो क्यों न बिहार में भी बनाए एक ऐसी सरकार जो पीड़ितों, दलितों के विकास का महत्व समझती है। अब जरूरत है बदलाव की। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। संसद की बात हो या चुनावी बिसात, सरकार की नीतियां हो या हो देश का विकास, आपसे जुड़े हर मुद्दे दिखाएंगे हम सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच। भैया 100 बात की एक बात,
बिहार का करना है सिर्फ विकास। मैं 6 सटीक बातें बताना चाहता हूं। ये बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी और सड़क, बिहार के युवकों को पढ़ाई, बिहार के युवकों को कमाई, बिहार के बुजुर्गों को दवाई, हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, विकास, विकास। आखिर बिहार का विकास है हमारे ही हाथ में। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लालू नीतीश एक अति पिछड़े प्रधानमंत्री से आखिर इतने दुखी क्यों हैं? जहर उस बात का है, एक गरीब माँ का बेटा, एक अति पिछड़े परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए लालू जी दिन रात मुझे गालियां दे रहे हैं। नीतीश जी मुझे अपमानित करते रहते हैं। मैडम सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी ने तो 15 साल से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन आप में जितना जुल्म है, ताकत है, जुल्म करके देखो, जनता हमारे साथ है, हम सेवा करके देखो। बदलाव अब जरूरी है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 6 जिलों की 50 सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान हो गया है। बिहार के तीसरे दौर के चुनाव में कई बड़े दिग्गजों के साथ ही बिहार के बाहुबली भी देखने को मिले हैं। उनकी भी आज किस्मत दांव पर लग गई। तीसरे दौर में कुल 6 जिलों में चुनाव हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हर जिले में कम से कम एक बड़ा बाहुबली तो किस्मत आजमा ही रहा है। और इन बाहुबलियों का आपराधिक रिकॉर्ड जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो आजकल जनता के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे वोट मांगने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, जरा नजर डाल लीजिए। बाहुबली आपराधिक रिकॉर्ड उनके हैं। मोकामा और दीघा सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार मोकामा और दीघा से हैं। आपको बता दें कि 31 उम्मीदवार जो है उन पर हत्या का आरोप है। 31 उम्मीदवार, हैरानी होगी जानकर। 57 उम्मीदवार उन पर हत्या की कोशिश का आरोप है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया जाए कि 12 उम्मीदवार जो हैं तीसरे चरण में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले उन पर हैं। दंगा फैलाने का आरोप 4 उम्मीदवारों पर लगा हुआ है। 13 उम्मीदवारों पर लूट और डकैती का आरोप लगा है। ये वो उम्मीदवार हैं जो तीसरे चरण में उतरे हैं। अपहरण के मामले 13 उम्मीदवारों पर चल रहे हैं। 27% जो उम्मीदवार हैं वो उन पर आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये वो है नेता जो बाहुबली अपने आप को कहलाते हैं। ये रिकॉर्ड जो है आप खुद देख रहे हैं। जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, इस रिकॉर्ड के बाद यानी कि आपराधिक मामले दर्ज हैं और दूसरी तरफ लोगों से वोट मांगने की गुहार कर रहे हैं। सभी नेता चुनाव में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बड़े बड़े वायदे और दावे कर रहे हैं। बिहार की जनता को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते हुए विकास की बात कर रहे हैं और इस विकास के लिए शिक्षा को अहम मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसका स्तर बढ़ाने के लिए कई लोक लुभावने वायदे भी किए जाते हैं। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उस पर नजर डाल लीजिए। तीसरे चरण में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों में से अगर बात की जाए 384 यानी कि तकरीबन 48% जो है वो ग्रेजुएट है। डॉक्टरेट
की जिनको उपाधि है यानी कि डॉक्टरेट 30 उम्मीदवार किए हैं, 57 उम्मीदवार और 67 उम्मीदवार जो हैं ग्रेजुएट के साथ उनके पास प्रोफेशनल डिग्री भी है। 190 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, 361 45% 5वीं से 12वीं पास है, 159 उम्मीदवार 12वीं पास है महज, समझ लीजिए। 10वीं पास जो है वो सिर्फ 127 उम्मीदवार सिर्फ 10वीं पास है। 8वीं पास 52 उम्मीदवार है, 5वीं पास 23 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में है, आपके नेता बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। 5वीं पास 54 उम्मीदवारों में जो है वो साधारण है, आपको बता दीजिए तकरीबन 48% ग्रेजुएट और उससे आगे की उन्होंने पढ़ाई की है। तो देख सकते हैं आप तीसरे चरण का मतदान भले ही तकरीबन 53.32% हुआ हो, लेकिन जो राजनेता हैं, नेता हैं, जो विधायक बनेंगे उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपने देखा। कोई 5वीं पास है तो कोई 10वीं तो कोई 12वीं, कुछ ग्रेजुएट भी दिख रहे हैं, कुछ डॉक्टरेट की भी डिग्री उनके पास है। खैर अब सीधे हम चर्चा पे ही आते हैं। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के नेता हैं और कांग्रेस की कमान जो संभाली है राजीव रंजन साहब ने, जो हमारे स्टूडियो में है। रंजन साहब, क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ठीक है, आप कह रहे थे कि महागठबंधन की ओर ही पूरा का पूरा वोट आ रहा है, जो वोट बैंक बढ़ रहा है, या जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन आपने अभी हमारी एक रिपोर्ट देखी जिसमें हमने दिखाया आपराधिक मामलों में भी बहुत सारे ऐसे बाहुबली नेता हैं जो तीसरे चरण में चुनावी मैदान में उतरे हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो 5वीं, 10वीं, 12वीं पास है। क्या ऐसे उम्मीदवारों से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बिहार का विकास करेंगे, वो जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे? अब्दुल जी, आपने चुनाव से पहले ध्यान दिया होगा, आपने सुना भी होगा, नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा था आपराधिक छवि और किसी पर भी किसी तरह के कोई आरोप हो ऐसे हम कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और उन्हें चैलेंज दिया था कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करके दिखाए। लेकिन आपने चुनाव से पहले देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ही नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए पाए गए कि उन्होंने 2-2 करोड़ में क्रिमिनल्स को टिकट दिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर सकती है। जेटली साहब क्या कहेंगे? राजीव रंजन जी क्या कह रहे हैं? जिनका आधार अपराध पर टिका हो, जिनका आधार भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीतियां लूट से शुरू होती हो, जिसका रिकॉर्ड राजीव जेटली साहब ये मैं नहीं कह रहा, जेटली साहब ये मैं नहीं कह रहा, माफ करिएगा, ये आपके पार्टी के नेतागण कह रहे हैं। ये मेरा कोई मेरा ये अपना वो नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है। निर्धारण वो लोग करते हो जिनके ऊपर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हो, जिनकी सर आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अभी पिछले 1 साल में 1.5 साल से आपकी सरकार है सेंटर में, और आपने किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को दल बने हो जिन्होंने आज तक बिहार को लूटने के लिए ही सहयोग किया हो, ऐसे गठबंधन को अगर कहीं पर कहीं कोई जगह मिल सकती है तो वो मुझे लगता है विपक्ष की भी नहीं अच्छी मिल सकती, उन्हें बाहर बैठना होगा। और आज एनडीए को जो बहुमत है, आज इनकी जो अर्थमेटिक जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन से बाहर निकल के इनको हकीकत देखनी होगी। एनडीए को पूर्ण बहुमत बिहार की जनता देने वाली है। बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ था महसूस कर रही थी, बिहार की जनता ने अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस किया था। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार उन्हें नहीं चाहिए, और ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। साहब आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि आपके नेताओं का ये कहना है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 करोड़ में कई सारे टिकट जो का बंटवारा किया है वो भी आपराधिक छवि वाले लोगों को किया गया है। आप इस बात को नकार नहीं सकते, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये आपके नेताओं का वक्तव्य है। क्या जेटली साहब ऐसा भी है क्या? बिहार के अंदर जिस राजनीतिक दल की जीत सुनिश्चित थी, उस दल में टिकट को लेकर भी प्रतिस्पर्धा बहुत हावी थी, बहुत ज्यादा थी।
जो दल अपना और जो गठबंधन अपना अस्तित्व खोते जा रहे थे, वहां पर पैसों की गुंजाइश नहीं थी, इल्जाम लगाने की भी गुंजाइश नहीं थी, वहां टिकटों को लेकर भी तंग नहीं थी। अगर आप इस तरीके के इल्जाम कोई नेता प्रतिस्पर्धा के चलते लगाते हैं तो चुनावों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो टिकट देने से वंचित रह जाते हैं। पार्टी के साथ क्यों हुआ जेटली साहब, आप ये भी तो बताएं। आपको बताया जिस तरीके से आपके गठबंधन को आज बिहार में 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आपके पास इतने कैंडिडेट ही नहीं थे जो आप पर इल्जाम भी लगा पाए। फिर आप ये भी तो बताएं कि अभी 2014 में बम्पर सीटों से आप जीत करके आए थे, नरेंद्र मोदी जी की लहर, मोदी लहर, मोदी लहर, हर हर मोदी के नारों से पूरा देश गूंज रहा था, फिर भी आपको 4 पार्टियों के साथ गठबंधन करनी पड़ी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप हमारी एनडीए का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। आपने उन पार्टियों के साथ भी गठबंधन करा, आपने जेटली साहब उन पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया जो चुनाव से कुछ महीने पहले तक आपने आवाम मोर्चा के मुखिया नेता ने ही आपके गठबंधन के नेता पर इल्जाम लगाया कि जंगल राज और लूट की नीति आप ही के नेता ने कांग्रेस पर जवाब दें। जिस रामविलास पासवान जी ने नरेंद्र मोदी जी को 2002 दंगे के ऊपर सरकार छोड़ करके चले आए थे, आप जिस मांझी जी को पता नहीं कितनी पानी पीती करके गालियां दी थी, उन्हीं मांझी जी के साथ सरकार में आते, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बात में जिन्होंने आपको जंगल राज का सर्टिफिकेट दिया, वही आज जंगल राज लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जेटली साहब, ये राजनीति है, ये राजनीति है, यहाँ सब जायज है, ये आपको भी पता है। आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है साहब। आप जेटली साहब, आप भी जानते हैं ना रामविलास पासवान किस तरह से आपको बोलते थे, किस तरह से मोदी को बोलते थे, आज साथ में हैं आपके। तो ऐसे दूसरों पर तोहमत मत लगाइए, दूसरों पर आरोप मत लगाइए, अपने अंदर भी झांकिए। पहले संचालन कर सकता है तो केवल और केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जेटली साहब, आप एक बात जेटली साहब आप एक बात ये भी बता दें, अभी आपने कहा कि कोई और संचालन नहीं कर सकता, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, तो क्या वो बिहार का अतिरिक्त प्रभार ले रहे हैं? आपने तो अभी तक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तक घोषित नहीं किया, चुनाव खत्म होने वाले हैं। दिल्ली में तो आपने किरण बेदी खोज लिया था। चलिए जेटली साहब के पास आपने मुझे सुना होता कि जो भी नेतृत्व करेगा वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का वाहक बनेगा। आपकी किन की नीतियों के वाहक हैं ये तो बता दें। क्या जंगल राज के वाहक है या आप देश के लुटेरों की जो नीतियां थी उनके वाहक है, या जिन्होंने अपने गठबंधन को धोखा दिया ये उनके वाहक है? ये वाहक तो बताएं किस बात के हैं, किन नीतियों के? मैं बता रहा हूँ, आपके गठबंधन के मुखिया, आपके गठबंधन में महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, दिल्ली आपके जो है सो साथी जो वर्षों से आपके साथ रहे हैं, आपके प्रति किस तरीके की जो है सो विचारधारा उनकी है। हर दिन उनके अखबार में आपके मोदी जी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी जा रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए कहने की बात नहीं है कि आपके गठबंधन में कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आप जम्मू कश्मीर को ले लें, ये बात तो साबित करती कि हमारी आप जम्मू कश्मीर को ले लें और पंजाब में आपको अपने नेता के खिलाफ में धरना तक देना पड़ रहा है। बादल जी के खिलाफ में तो गठबंधन की इस तरीके से आपने निभाया, ये तो दुनिया देख रही है। देश की प्रगति और देश की नीतियों में बदलाव के लिए लगाए जाते हैं, इस बात के लिए नहीं लगाए जाते कि आपने कितना लूटा, इस बात के लिए भी नहीं लगाए जाते कि आपके राज में जेटली साहब देश की प्रगति तो दुनिया देख रही है कि पिछले 1.5 साल में एक्सपोर्ट जो है सो घट करके अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शिक्षा में देश की गिरावट लोग देख रहे हैं, डॉलर के मूल्य कितने बढ़ते जा रहे हैं लोग ये भी देख रहे हैं। आपने शिक्षा की गिरावट की बात आप ये भी देख लीजिए कांग्रेस कहाँ थी और अब कहाँ। चलिए ठीक है, बात पर भी आना चाहूंगा कि कांग्रेस 2011 में पानी है, न शिक्षा है, न रोजगार है। आप ये तो बताइए हमारे बिहार के पास कहाँ पहुंचा गए हैं, ये तो आप जनता देख रही है इस चीज को।
राजीव जेटली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप अपने कीमती वक्त दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के एक और नेता जुड़ रहे हैं, दिनेश सिंह साहब। दिनेश सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बल्लभ टीवी के प्राइम टाइम शो में। धन्यवाद। दिनेश जी, आप क्या सुन रहे थे अभी? राजीव जेटली साहब को भी सुन रहे होंगे आप और राजीव रंजन साहब को भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तीसरे चरण का मतदान तो हो गया। अगर आप एक बार रिपीट कर देंगे सवाल तो मैं बेहतर बता पाऊंगा। बताइए जेटली साहब, माफ कीजिएगा दिनेश साहब जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रश्न अपना करेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं दिनेश जी, तीसरे चरण का मतदान हुआ है आज, 53% तकरीबन वोटिंग हुई है, उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी। निश्चित तौर पर आज जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है, ये मतदान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है और इसको चाहे विरोधी स्वीकार करें या न स्वीकार करें, इस तीसरे चरण के मतदान के बाद महागठबंधन ने अपना हार स्वीकार कर लिया है। दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल है दिनेश जी, नेता भी संपर्क में है। दिनेश जी, जब आप अपना अब्दुल जी, दिनेश जी, जब आप अपना जवाब दे रहे थे तो राजीव रंजन जी हैं कांग्रेस के नेता, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे थे, उनसे वजह पूछ लेते। मुस्कुराने के अलावा कुछ है ही नहीं है ना। आप तो चाहे मुस्कुरा ले चाहे रो ले। दिनेश जी, ये बिहार का चुनाव इस बार 8 तारीख को मोदी जी की घर वापसी और भारतीय जनता पार्टी की घर वापसी तय करने वाला है। बाहरी नहीं चलने वाला बिहार में, बिहारी ही चलेंगे। रंजन जी, आप इस बात को विनम्र निवेदन से मैं कहता हूँ, आपने अपने वहाँ के नेताओं को बिहारी चलेगा, बीजेपी में बिहारी है। आपने बिहार के तो बिहारी सारे नेताओं को तो सिरे से हटा खारिज कर दिया है। आपके पास नेता तो है नहीं, आप किनको अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया है। अब आप किसके भरोसे चुनाव जीत रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे लग रहा है। साहब, उनका तो छोड़िए, आप किसके भरोसे लड़ रहे हैं ये तो देखिए। हम तो देख रहे हैं, आप भी अपने भरोसे, आप तो अपने भरोसे है ही नहीं, आप खुद। जरा एक मिनट धैर्य रखें, अगर आपका प्रश्न हो गया हो तब। हाँ, दिनेश जी बताइए। आपके पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो आपके दल मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपके पार्टी की नीति हम बाद में मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। हम आपसे अपना मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट, सर तो आपने दिल्ली में घोषित करा था ना। हमने आप शायद इस बात को लेकर के अपने आपके अंदर वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मैंने महाराष्ट्र में हमने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। हमारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बना कि नहीं, हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बना कि नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है ना। और उसी तरह झारखंड में हमारा मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना। आप इसी तरह से देखिए, आज हाँ, दिल्ली में भी लोगों ने देखा कि आपके मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री बनेगा, आपने लोगों ने देखा कि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बने हैं। पार्टी में है। कांग्रेस के पास अगर कहीं टूटा है तो नेताओं का टूटा आपके पास है। बताइए राजीव जी, नेताओं का टूटा है क्या? आप अब ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उनके पास नेताओं की कितनी। अरे साहब, आपसे सवाल आप बताइए ना, आपके पास क्या नेताओं का टूटा है क्या? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का जो एक बूथ का कार्यकर्ता है वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से काबिल है, मैं ये कह सकता हूँ दावे से। नहीं, ये तो जनता आपको बताएगी बिहार के चुनाव में कि कौन कितना काबिल है। राजीव जी, दिनेश जी क्या कह रहे हैं? दिनेश जी क्या कह रहे हैं? आप एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दीजिए। होते तो हम जाते ना। कितनी रैली में आपकी अध्यक्षा दिखी, कितनी रैली में आपके उपाध्यक्षा दिखी। तो दिनेश जी, क्या ये माना जा सकता है कि आप सिर्फ मोदी के भरोसे ही लड़ेंगे? आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही लड़ेंगे? उन्हीं की रैलियां आपने सबसे ज्यादा करवा दी। कह रहे हैं, ये तो सौभाग्य है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। बस माननीय नरेंद्र मोदी ही हैं आपके पास में, और वो भी अब खोटा सिक्का साबित होने वाले हैं इस बिहार के चुनाव में। दिनेश जी, मोदी जी की तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कर दी है कि अब लोग वो ग्राम पंचायत के चुनाव में भी मोदी जी प्रचार करते नजर आ जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास नेताओं की फौज पड़ी हुई है, लेकिन आप जो है संसद से लेकर के विधायक से लेकर के जो है ग्राम पंचायत तक के चुनाव में भी आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को उतार रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास बहुत नेता हैं। अब्दुल जी, अगर हमारे एक कार्यकर्ता, बड़े दायित्व के कार्यकर्ता
और निचले स्तर पे नीचे स्तर पर चुनाव, गांव स्तर पे कैसे बुराई क्या है जी? ये बड़े इनके दल के नेता देखिए, आपने लोगों को ठग करके जुमलेबाजियां करके एक बार सत्ता हासिल कर ली है। अब आपके काम करने का समय, जुमलेबाजी बताई जा रही है। ये कहा राजीव रंजन जी साफ तौर पर आपको कह रहे हैं दिनेश जी कि जुमलेबाजी और ठग कर आपने सत्ता पर काबिज हुए केंद्र में, और अब नहीं होगा। रंजन जी किस मुंह से कह रहे हैं मुझको? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके अमित शाह जी ने कह दिया। आपके अमित शाह जी ने कह दिया कि जो है सो 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आना, काला धन लाना जुमलेबाजी है। ये धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, और ये क्या कहते हैं, जितनी सारी बातें जो नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले कहा करते थे, पाकिस्तान को घर घुस के मारेंगे, चाइना को सबक सिखाएंगे, सबको तो उन्होंने जुमलेबाजी कर दिया। अच्छे दिन की बात भी कही गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अमित शाह जी ने कह दिया 25 साल बाद आएंगे। राजीव जी, आपके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपको अभी अपनी साख बचानी है, अपना अस्तित्व बचाना है। पहले उसको बचा लीजिए, फिर वो दूसरों पर बोलिए। देखिए, लोग समझ चुके हैं कि लोगों से गलतियां हुई 2014 के चुनाव में। चलिए दिनेश जी की बात सुन लेते हैं पहले। दिनेश जी, पकड़ा गया, आप चिंतित मत रहिएगा। अगर पाकिस्तान पर कार्रवाई होती है तो आपके पेट में दर्द क्या होता है? जितनी बातें हमारी सरकार ने कही है, हमारी पार्टी ने कही है, हमारी पार्टी के एजेंडे में वो सारे काम होंगे। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने वायदे आपने चुनाव से पहले करे थे, आपके लोगों ने ही उनको जुमला करार दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जुमला करार दिया है, लोग तो देख रहे हैं, आपके लोगों ने उनको जुमला करार दे दिया है। नहीं, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे दिनेश जी, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि आपके ही लोगों ने कहा था कि जुमला था वो। ये कह रहे हैं सूप तो सूप बोले जिसमें चलने भी बोले जिसमें बात करते। अरे सर, 1.5 साल से आपके शासन को लोगों ने देख लिया। जो दाल 70 रुपए हुआ करती थी, आज वो 200-250 रुपए किलो होने को, 250 रुपए किलो के आसपास 220, 25, 30 रुपए किलो चल रही है। जो प्याज कल को 20-22 रुपए, 25 रुपए किलो हुआ करती थी, आज 80 रुपए किलो हो गई है। लोग समझ चुके हैं कि गरीबों के थाली से दाल तक छीन लेने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरीके से बिहार से उखाड़ फेंकने को बिहार की जनता आतुर है। और उन्होंने हर चरण में अपना मतदान महागठबंधन के पक्ष में करते हुए नीतीश कुमार जी के सुशासन को लाने हेतु पूरा मतदान महागठबंधन के पक्ष में किया है। आपको 8 तारीख को घर वापसी की तैयारी करनी पड़ेगी। लीजिए दिनेश जी, इन्होंने पहले ही बता दिया आपको। अब जरा सुन लीजिए। हाँ, मैंने आपको सुना, जरा मुझे सुन लीजिए। जी जी। लोकसभा चुनाव में क्या आपका हाथ हुआ? आप विपक्ष की भूमिका में नहीं रहे। सर वही बात है ना, जिंदगी में आपने पहली दूसरी बार चुनाव जीत ली। मैं वही बात ठीक है, सुन लेते ठीक है। नहीं, सुन लीजिए, जब मैं आपके बीच में बताइए बोलिए। आप राष्ट्रीय पार्टी के नेता थे, आप अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। आप बिहार में कहाँ किस स्थिति पे हैं? आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पीछे घूम रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आप लालू प्रसाद यादव जो बिहार का पूरा चारा खा गए, उनके साथ मिलकर आप राज्य में सुशासन देना चाहते हैं। आप जो सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार रही, कभी 2G, कभी 3G, कभी 4G, कभी मामा जी, कभी जीजा जी, ऐसे घोटाले करने वाले लोग, क्या आप बिहार में आके घोटाला करना चाहते हैं? आप बिहार की जनता के, कृपया करके बिहार की जनता को। सर, तो आप तो पूरे देश को गुजरात बना रहे हैं ना। मैं कह तो रहा हूँ कि आपने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बातें कही थी कि पूरे देश को मैं गुजरात बना दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अहम बातें मोदी जी ने कही थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आज लोगों के थाली से दाल गायब हो चुकी है, प्याज गायब हो चुकी है। गरीब जिस चीज पर आश्रित ज्यादा हुआ करते थे, उन गरीबों के थाली से तो दाल गायब हो गई। लोग अब बाद में आकर के समझ चुके हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था। मोदी जी ने यही कहा था, ना खाने दूंगा ना खाने दूंगा। वो दरअसल दाल के लिए था। और आप गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात के विकास की बात आपने कही थी कि पूरे देश को मैं गुजरात बनाऊंगा। तो देखिए, गुजरात में 2002 में दंगा हुआ। अभी आपने दादरी से लेकर के हर स्टेट में आप जहां जहां भाजपा की सरकार है या नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें दंगों में शामिल हैं। और अभी आपके माननीय
अध्यक्ष अरे साहब अमित ठीक शाह है, हम जी, आप आरोप और लीजिए, प्रत्यारोप तो पहले आप लगाएंगे। सुन लीजिए, फिर बात कर दीजिए। नहीं हाँ। आपका माननीय दिनेश जी, ठीक है। उसका जवाब ले लीजिए। हाँ बताइए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने कहा ना हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ, उनको वो और दाल की आपके बात कर रहे प्रधानमंत्री थे, वो ने क्या खाने की किया? बात कर रहे थे दरअसल, पहले सुन क्योंकि लीजिए ना, भ्रष्टाचारी तो आपके पार्टी में देख लीजिए। सुन लीजिए ना, उनकी भी सुन लीजिए साहब। अब आप ठीक है, आपने बोल दिया, उनकी सुनिए। हाँ आपने बताइए कहा दिनेश कि जी। ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो प्रधानमंत्री जी ना खा रहे हैं ना खाने दे रहा हूँ, कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं। आपके नेता, आपके दल के, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सब कुछ खाऊंगा। चलिए साहब लेकिन ठीक सब है, कुछ ठीक है। खाऊंगा। देखिए अब समय बहुत कम है और बहुत आपने कहीं किया। खाना और खिलाना चलता रहेगा। आप खाएंगे और ये खिलाएंगे, या ये खाएंगे आप खिलाएंगे, लेकिन बिहार की जनता को कौन खिलाएगा और कौन खाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। राजीव रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार की जनता का भी शुक्रिया, आज उसने वोट किया और 53.32% तक वोट प्रतिशत गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 तारीख को सत्ता पर कौन काबिज होगा। दावे तो हर कोई कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है कि हमारे पक्ष में, एनडीए कह रहा है हमारे पक्ष में, लेकिन 8 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।